हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास कक्षा 10वीं का है जो एनसीईआरटी से आपकी, और जिसका हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं और उन दोनों चैप्टर की अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक खिलाफत आंदोलन तक हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब हम आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। हमने आज करना है इसका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था तब गांधी जी को बोला गया कि आप खिलाफत आंदोलन का साथ देने के लिए एक दूसरा आंदोलन शुरू कीजिए जो स्वराज के लिए हो, जो पूरे देश के लिए हो। तब गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। ये बात उस टाइम की है, सितंबर 1920 में जब कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। यह अधिवेशन कहाँ था? कलकत्ता में। यहाँ पर गांधी जी ने अन्य नेताओं का समर्थन प्राप्त किया। किस चीज़ का समर्थन प्राप्त किया? असहयोग आंदोलन शुरू करने का। अब ये असहयोग है क्यों, यानी असहयोग क्या है और असहयोग क्यों? गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज। गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। वो 1909 में लिखी थी। उन्होंने इसमें असहयोग के बारे में बताया। गांधी जी बताते हैं कि असहयोग यानी सहयोग न करना, वो उन्होंने उस पुस्तक में कहा कि जो भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो रहा है वह भारतीयों के सहयोग की वजह से ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। और आज तक जो ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा है, पिछले लगभग 200 सालों से भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि भारतीय ब्रिटिश का सहयोग दे रहे हैं, तभी भारत में यह शासन चल रहा है। वो कहते हैं यदि भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें, सहयोग न दें, तो यह आंदोलन 1 साल के भीतर ही ढह जाएगा। इस पुस्तक में गांधी जी ने असहयोग का विचार दिया। अब असहयोग का विचार तो दिया, लेकिन असहयोग आंदोलन कैसे? असहयोग का विचार देने के बाद असहयोग आंदोलन के चरण कैसे? तब गांधी जी बोलते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है यह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? गांधी जी ने क्या कहा कि सबसे पहले तो जो हमें अंग्रेजों ने पदवियां दी हैं, जैसे गांधी जी को जो पदवी दी है या रविंद्रनाथ टैगोर को जो पदवी दी है, वो सब उनको लौटानी है। सबसे पहले कार्य तो क्या करना है? पदवियां लौटाना है। उसके बाद स्कूलों का बहिष्कार करना है। विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने, वकीलों को मुकदमे लड़ना छोड़ना पड़ेगा। स्कूल, सेना, पुलिस या विधायक परिषद हो, हमें उन सब का बहिष्कार करना होगा इस आंदोलन के तहत। और फिर क्या? यदि सरकार हमारा दमन करती है तब हमें क्या करना है? सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करना है। इसलिए कहा गांधी जी ने कि यह असहयोग जब हम करेंगे, जब सरकार का बहिष्कार करेंगे, जब सरकार का हम बहिष्कार करेंगे तो सरकार स्वयं, या जो ये शासन है, ब्रिटिश शासन है, स्वयं यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर 1920 में गांधी जी और शौकत अली, 1920 की गर्मियों की बात है, इन दोनों ने पूरे देश का भ्रमण किया और इस असहयोग आंदोलन का समर्थन प्राप्त किया। जब ये असहयोग आंदोलन का गांधी जी समर्थन प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने अभी असहयोग का विचार रखा है, लेकिन इस आंदोलन को अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली। गांधी जी जब ये बात कर रहे थे, जो कांग्रेस के अन्य नेता थे, जो कांग्रेस के अन्य सदस्य थे, उन लोगों के बीच में आपस में मतभेद था। वो सोच रहे थे यदि हमने विधायक परिषद चुनाव जो कि नवंबर में होने वाले थे, इन चुनावों का विरोध किया तो कहीं देश में हिंसा न भड़क जाए। कुछ सोच रहे थे कि इस असहयोग आंदोलन से हमारे देशवासियों का नुकसान ना हो जाए, यानी मतभेद चल रहा था। कुछ समर्थन में थे असहयोग आंदोलन के और कुछ इसके विपरीत थे। लेकिन क्या हुआ कि एक जो अधिवेशन था दिसंबर 1920 में, 1920 में कहाँ हुआ कांग्रेस का अधिवेशन? नागपुर में। वहाँ पर इस आंदोलन को स्वीकृति मिल जाती है और यहाँ से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है हमारा। अब
असहयोग आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया? स्वराज के लिए शुरू किया गया। लेकिन असहयोग आंदोलन के क्या भीतर अलग अलग धाराएं थी, यानी जो शुरू किया था स्वराज के लिए किया था, लेकिन उस आंदोलन का जो कि जनवरी 1921 में शुरू हो चुका था, उस आंदोलन का किसने क्या क्या अर्थ लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न वर्ग कौन कौन से थे, यह हम देखते हैं भी। सबसे पहले हम देखते हैं शहरों में आंदोलन, यानी जो आंदोलन शुरू हुआ सबसे पहले कहाँ गया? शहरों में जाता है। कोई भी चीज़ है सबसे पहले कहाँ से, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग कहाँ ज़्यादातर मिलता था उस समय? शहरों में मिलता था। तो सबसे पहले आंदोलन का प्रभाव भी कहाँ पड़ता है? शहरों में पड़ता है। जो शहरों का मध्यम वर्ग है, यानी कौन? विद्यार्थी यानी उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिए। जो शिक्षक थे उन्होंने स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाना बंद कर दिया, हेडमास्टरों ने स्कूल छोड़ दिए और वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया असहयोग आंदोलन के तहत। उसके बाद आती है एक राजनीतिक पार्टी, जस्टिस पार्टी मद्रास को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया। इस पार्टी ने नहीं किया क्योंकि यह गैर ब्राह्मण पार्टी थी और ये पार्टी सोचती थी कि हम इन चुनावों के माध्यम से ही हम अपने अधिकार प्राप्त कर सकते, इसलिए इस पार्टी ने असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ नहीं दिया। आगे आ जाता है व्यापारिक समूह। अब आर्थिक मोर्चे पर तो असहयोग आंदोलन और भी नाटकीय देखने को मिलता है हमें। उन्होंने क्या किया? विदेशी जो सामान था उसका बहिष्कार कर दिया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी। अब एक शब्द आया है पिकेटिंग। पिकेटिंग का अर्थ क्या है? आपके पास कई बार एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं। पिकेटिंग क्या? पिकेटिंग एक इस प्रकार का बहिष्कार था जिसके तहत फैक्ट्री, किसी कोई दफ्तर हो या किसी दुकान का जो जाने वाला रास्ता है उसको रोक दिया जाता है, उसके अंदर जाने का रास्ता रोक दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पिकेटिंग। यानी शराब की दुकानों के आगे जाने वाले जो रास्ते थे, शराब की दुकानों के रास्तों को रोक दिया गया था। विदेशी कपड़े की होली जलाई गई थी। जो कपड़ा अंग्रेजी मिलों में तैयार होता था उस कपड़े का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़े की होली जलाई गई। इससे क्या हुआ कि जो विदेशी कपड़े का व्यवसाय था वो अब घटकर आधा रह जाता है, यानी पहले 102 करोड़ का व्यवसाय था जो घटकर अब 57 करोड़ का रह जाता है। जो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? भारतीय कपड़ा मिलों पर। अब भारतीय कपड़ा मिलें और हथकरघों का उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है, परंतु यह आंदोलन ज़्यादा समय तक शहरों में नहीं टिक पाया। इसका कारण क्या था? शहरों में आंदोलन के धीमा पड़ने का रीज़न क्या था? जो कहा गया इस आंदोलन में कि हमें विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना है। विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने के स्थान पर कौन सा कपड़ा पहनना है? खादी का कपड़ा पहनना है। लेकिन जो विदेशी कपड़ा बनता था वो मिलों में बनता था, इसकी वजह से वो सस्ता मिलता था। लेकिन भारतीय कपड़ा, खादी का कपड़ा भारत का, वो महंगा मिलता था। जो गरीब व्यक्ति है वो इतना महंगा कपड़ा नहीं डाल सकते थे। तो क्या हुआ? उनको मजबूरन उन मिलों से बना हुआ कपड़ा खरीदना पड़ा। इस वजह से वो ज़्यादा दिनों तक इसका बहिष्कार नहीं कर सके। और दूसरा कारण क्या था? वैकल्पिक भारतीय संसाधनों का अभाव, यानी विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए, पुलिस में भर्ती होना छोड़ दिया, सेना में भर्ती होना छोड़ दिया, लेकिन उनके स्थान पर अब जाएं कहाँ? यदि शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, विद्यार्थी स्कूल में नहीं जाएंगे तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे? क्योंकि उनके लिए अब उनके पास भारतीय स्कूल होने भी ज़रूरी थे ताकि वहाँ से हटकर वो भारतीय स्कूलों में अपना एडमिशन ले सकें। लेकिन हुआ क्या था? क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन पिछले 200 सालों से चला आ रहा था। अधिकतर संस्थान भारत में किसके थे? अंग्रेजों के बने हुए थे। अभी भारत में भारतीयों के संस्थान इतनी जल्दी नहीं बन सकते थे, संस्थाएं इतनी जल्दी नहीं बन सकती थी, इसलिए उन वैकल्पिक संस्थानों का अभाव होने की वजह से उनको क्या करना पड़ा? विद्यार्थियों को स्कूल लौटना पड़ा, वकीलों को अपने अदालतों में लौटना पड़ा। यानी जो व्यक्ति जहां से जिसका बहिष्कार किया था, कुछ दिन यानी 1 साल बहिष्कार करने के बाद वापस उसको वहीं जाना पड़ा। रीजन क्योंकि उनके पास उसके लिए कोई विकल्प नहीं था।
आगे बात आ जाती है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अभी तक हमने पढ़ा शहरी इलाकों में विद्रोह, अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो किसान वर्ग है, जो आदिवासी है, वो आंदोलन कर रहे थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपनी जगह पर अपने अपने वे से उनका बहिष्कार कर रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब क्या आ जाता है कि जो ये गांधी जी द्वारा चलाया गया ऐसा ही योग आंदोलन आ जाता है। अब वो इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर देते हैं, अपने आंदोलन को इस आंदोलन से जोड़ देते हैं। हम पढ़ेंगे अवध के किसानों के बारे में। अवध के किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर फिजी में काम कर चुके थे। अब शब्द आया है गिरमिटिया, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। गिरमिटिया का मतलब क्या है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया का अर्थ क्या था? गिरमिटिया में यानी क्या, जो भारतीय लोगों को काम करने के लिए जो अंग्रेज थे उनको अन्य देशों में जैसे फिजी में, गयाना में या वेस्ट इंडीज में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। उनको वहां पर एक एग्रीमेंट के जरिए भेजा जाता था। उस एग्रीमेंट को क्या मजदूर क्या कहने लगे? गिरमिट। यानी गिरमिट उस एग्रीमेंट का नाम पड़ गया और इन वहां पर काम करने वाले लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। रामचंद्र ने भी फिजी में काम किया, इसलिए इनको भी गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। रामचंद्र किसका विरोध कर रहे थे? तालुकदारों का और जमींदारों का। तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन शुरू कर रखा था, क्योंकि ये लोग किसानों से भारी भरकम लगान वसूल करते थे और अनेक प्रकार के करों को लगा दिया करते थे। जो इनको जमीन दी जाती थी, पट्टे पर जमीन मिलती थी उस समय, वो भी अनिश्चित काल के लिए मिलती थी। इनके पास से वो जमीन भी छीन ली जाती थी कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि उनको ये डर होता था कि यदि ज़्यादा समय तक किसान इस ज़मीन पर काम करते रहे तो कहीं इनका अधिकार ना इस ज़मीन पर हो जाए। तब जो वहाँ के किसान थे, जो वहाँ के लोग थे, उनको क्या किया गया कि जो बेगार, एक शब्द आया फिर यहाँ के बेगार का मतलब क्या है? बिना किसी पैसे के कार्य करवाना। यानी अगर हम इसको एक लाइन में लिखेंगे, बिना पारिश्रमिक के किसी से काम लेना उसे बेगार कहा जाता है। ऐसा वहाँ के किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तालुकदार और जमींदार। अब यहाँ पर उनका विरोध किया जा रहा था। तब 1920 की बात है, जवाहरलाल नेहरू वहां पर आते हैं और उन्होंने अवध के किसानों का जायजा लिया। अवध के किसानों को देखते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध में किसान सभा का गठन हो जाता है। अब अवध में जब किसान सभा का गठन होता है, उसके एक महीने के अंदर अंदर ही लगभग 300 इस प्रकार की सभाएं वहां पर बन जाती हैं। और जब 1921 में असहयोग आंदोलन वहां पर आता है, तब वहां के जो किसान थे, जो वहां के लोग थे, वो क्या करते हैं? स्वयं को इस आंदोलन से जोड़ देते हैं। जब वो अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ देते हैं, परंतु वो क्या करते हैं कि जो वहां के किसान थे, वहां के लोग थे, वो क्या चीज कहते हैं कि महात्मा कह रहे हैं अब कि अब हमें किसी प्रकार का कोई लगान नहीं देना पड़ेगा, हमारा अधिकार जमीनों पर हो जाएगा। और क्या किया उन्होंने? जो जमींदार थे, जो तालुकदार थे, उनके घरों को आग लगा दी। जो जितने भी वहां पर क्या अनाज के भंडार थे, उन पर अपना अधिकार कर लिया। यानी हिंसक कार्रवाइयां वहां पर होनी शुरू हो गई, जो कि कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थी। ऐसा उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को मनवाने के लिए महात्मा का नाम लेकर या असहयोग का नाम लेकर वहां पर हिंसक कार्य करना शुरू कर दिया। आगे आ जाता है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में जनजाति विद्रोह। आंध्र प्रदेश में जो जनजाति विद्रोह हो रहा था, यानी वहाँ के जो आदिवासी थे, वहाँ के आदिवासियों को भी जब पता चला कि कोई असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है, उन्होंने भी क्या था, वहाँ पर 1920 के दशक में गुड़ेम की पहाड़ियों में एक आंदोलन चल रहा था, गुरिल्ला आंदोलन। गुरिल्ला आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों चल रहा था? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, वहाँ पर जो वहाँ के जंगल थे उसमें जाने पर
पर प्रवेश पर यानी पाबंदी लगा दी थी। उसमें जो वहाँ के लोग थे वो नहीं जा सकते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, उनको रोजी रोटी कमाने में बहुत समस्याएं आ गई। ना तो वो अपने मवेशियों को वहाँ से चारा खिला सकते थे, ना अपने ईंधन के लिए वो लकड़ी लेकर आ सकते थे। तब क्या हुआ, जो लोग थे वहाँ के, जो वहाँ के रहने वाले आदिवासी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या युद्ध शुरू कर रखा था, गुरिल्ला युद्ध शुरू कर रखा था। उसके अनुसार फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें कहा कि सड़क निर्माण में बेगार को, उन लोगों को मजबूर कर दिया, वहाँ के रहने वाले लोगों को। अभी जैसे मैंने बताया, बेगार क्या थी, बिना किसी पैसे के काम करवाना। जब लोगों को बिना पैसे के कार्य करवाने के लिए मजबूर किया गया, उनको जंगलों में भी जाने नहीं दिया गया, जहां से वो अपना पेट भर सकें, अपने मवेशियों का पेट भर सकें, वहां पर जाने को लिए उनको मना कर दिया और काम करवाया गया बिना किसी पैसे के। तब किसके नेतृत्व में, अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में वहां पर आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा, गुरिल्ला आंदोलन। अब ये अलूरी सीताराम राजू कौन है, ये स्वयं को ईश्वर का अवतार मानते थे। ये कहते थे कि जो मैं खगोलीय चीजें हैं उनका सटीक रूप से आपको बता सकता हूं उनके बारे में। और ये चीज ये क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी भी गोली का असर नहीं होता और मैं हर एक बीमारी को ठीक कर सकता हूं, ऐसा राजू का, अलूरी सीताराम राजू का कहना था। ये किससे, महात्मा गांधी व उसके असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। लोगों को क्या कहते थे कि खादी पहनना शुरू कीजिए और शराब छोड़ने के लिए भी इनको प्रेरित करते थे। परंतु क्योंकि गांधी जी किस में विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। परंतु राजू क्या कहता था, इनका दावा क्या कहता था कि जो हमें आज़ादी है वो अहिंसा से नहीं बल्कि बल प्रयोग से मिलेगी। तो इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू कर रखा था, गुरिल्ला आंदोलन शुरू कर रखा था, जिसके तहत इन्होंने जो वहाँ के पुलिस वाले थे, जो वहाँ के पुलिस स्टेशन थे, उनको आग लगाई, उनके साथ भिड़ंत हुई, उनको बहुत नुकसान पहुँचाया। यानी बल का प्रयोग कर जो राजू थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। और क्या हुआ, इस गुरिल्ला युद्ध के दौरान 1924 में अंत में उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। और इस समय तक राजू वहां के लोगों के नायक बन चुके थे। अब हम देखते हैं आगे, बगानों में स्वराज। असम के बगानों की बात चल रही है। वहाँ पर क्या था, लोगों को जो चार दीवारी थी उसके अंदर ही रखा जाता था। अब इन लोगों के लिए असहयोग का मतलब क्या था, इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब यह था कि इस चार दीवारी से बाहर निकलना ही स्वतंत्रता है। यानी क्या, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से किसका, स्वराज का अर्थ ले रहे थे। तब ये भी अपने तरीके से स्वराज का अर्थ ले रहे थे। इनके अनुसार इस चार दीवारी से जिनके अंदर अंग्रेजों ने बगानों के अंदर बंद किया हुआ था उन मजदूरों को, उन लोगों को इस चार दीवारी के अंदर से बाहर निकलना ही उनकी क्या थी, स्वतंत्रता थी। अंग्रेजों ने 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास कर रखा था, जिसके दौर के तहत क्या था, बगान मजदूर बिना इजाजत के बाहर नहीं निकल सकते थे और ये इजाजत विरले ही किसी एकाध व्यक्ति को मिलती थी। जब इन लोगों को पता चला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब ये भी सोचकर ये कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, यह सोचकर अब इन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत अधिकारियों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। इनको विश्वास हो गया गांधी राज पर। वहाँ पर क्या खबर फैली कि अब गांधी राज आने वाला है, सभी लोगों को गांव में ज़मीन मिलेगी, चलिए गांव की तरफ भागते हैं। ये जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, ये बागानों को छोड़कर अपने गांवों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, जो स्टीमर थे, जो रेलवे थी, उन सब की क्या हड़ताल थी, उन सबको वहाँ पर रुका हुआ था सब कुछ, उसकी वजह से ये उसी में फंस जाते हैं और इनको वहां पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा इनकी पिटाई कर देते हैं और वापस इनको बगानों में ही भेज दिया जाता है। परंतु क्या था, ये लोग
यानी असहयोग आंदोलन, इन लोगों उसी समय ये आज़ाद नहीं हुए, 1921-22 में इन लोगों को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इनका ये विश्वास हो गया था कि अब इनको स्वतंत्रता मिल जाएगी, क्योंकि अब गांधी जी के जो आंदोलन है, जो गांधी जी हैं, हम अब वो हमें स्वतंत्रता दिला देंगे। जो हमें हमारे कष्ट हैं, जो हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, अब हमें इनसे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा इनका सोच थी। यानी इन्होंने अपने अपने तरीके से स्वराज का अर्थ लिया। शहरों में बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन किया, सरकार का सहयोग नहीं दिया। गाँव में क्या किया, हर जगह अपने अपने तरीके से स्वराज का अर्थ लिया गया। मजदूरों ने अपने तरीके से अर्थ लिया, यानी उन्होंने तालुकदारों जमींदारों का विरोध किया। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं, जो वहाँ के लोग थे, जो जंगलों में जाने से उनको मना किया गया था, स्वराज का अपने तरीके से अर्थ लिया कि यदि हमें जंगलों में जाने दिया जाएगा तब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, हमें अधिकार मिल जाएंगे। यहाँ पर बगानों में यहाँ के लोगों ने अपने तरीके से स्वराज का अर्थ लिया कि हमें इस चारदीवारी से बाहर निकलना है, इसकी वजह से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनको सबको दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ये अब महात्मा का नाम लेकर काम करना शुरू कर देते हैं और ये भावनात्मक रूप से असहयोग से जुड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, इसके बाद आने वाले दूसरे आंदोलन हैं, उनके अंदर इन लोगों ने भाग लिया। अब एक और बात आ जाती है, चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश की एक जगह है। यहाँ पर शांतिपूर्वक रूप से जुलूस निकाला जा रहा था कि कब? 4 फरवरी 1922 को। इस शांतिपूर्वक जुलूस में भिड़ंत हो जाती है पुलिस कर्मियों से और यह भिड़ंत हिंसक रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से 23 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। जब गांधी जी को इस अहिंसा के बारे में पता चलता है तो वे दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो भी कार्य करना है, यानी अपने देश को स्वराज की प्राप्ति करनी है, अपने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना है, तो अहिंसा के रास्ते पर चलकर करवाना है, सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर करवाना है। जब हिंसा हो जाती है तब गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इस असहयोग आंदोलन की वजह से लोगों के अंदर अब क्या हो जाता है, और ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना उभर जाती है, पनप जाती है। अपने देश को आज़ाद करवाने की और ज़्यादा उम्मीद अब बढ़ जाती है गांधी जी के इस आंदोलन से। अब आगे गांधी जी कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं, ये अब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।